शादी की पहली रात, वो रात जिसे हर शख्स अपनी जिंदगी की सबसे हसीन रात समझता है, मेरे लिए वो रात जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई। जब मैंने अपनी बीवी अनीसा को देखा तो एक पल को सब कुछ थम गया। कमरे में चमकती हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर उसके सांवले चेहरे और थके हुए हाव भाव देखकर जैसे मेरे दिल में नफरत की कोई परत उतर आई। मुझे गुस्सा आ गया, इतना कि मैं उसी वक्त उसे तलाक देने का सोचने लगा। मगर तभी वो मेरे कदमों में गिर पड़ी, आंसुओं में भीगी आवाज में बोली, आप चाहें तो दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन खुदा के लिए मुझे इस घर में रहने दीजिए। मैं किसी कोने में पड़ी रहूंगी, बस इस छत से महरूम मत कीजिए। उसकी बातें सुनकर मेरे सीने में जैसे कोई पत्थर रख दिया गया हो, मगर रेहान का दिल उस रात किसी सख्त लोहे की तरह ठंडा पड़ चुका था। मैंने वहीं फैसला कर लिया, अब मैं एक हसीन, दिलकश और ऊंचे खानदान की लड़की से निकाह करूंगा और उसे अपने घर हाशिम विला में ले आऊंगा। धीरे धीरे अनीसा उस घर में एक नौकरानी की तरह जीने लगी। घर के लोग भी खुश थे, क्योंकि उन्हें मुफ्त में एक ऐसी औरत मिल गई थी जो दिन रात उनकी खिदमत करती थी और कभी जवाब नहीं देती थी। लेकिन एक ऐसी रात जिसने मेरी रूह तक हिला दी। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था, मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। दिल जोरों से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। आखिरकार जब मैंने दरवाजा खोला तो जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, उसने जैसे मेरे पांव तले जमीन खींच ली। सर्द हवा के बावजूद माथे से पसीना बह रहा था और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं वहीं दरवाजे पर सहम गया और फिर अतीत की यादों में खो गया। 3 साल पहले की बात है, जब मैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कॉलेज से पढ़कर वापस लौटा था। उस वक्त मेरा अंदाज, मेरा चलना, मेरा लहजा सब बदल चुका था। खानदान में मेरा कोई मुकाबला नहीं था। जहां इस मोहल्ले के लड़के छोटी उम्र में दुकानों या वर्कशॉपों पर बैठ जाते थे, वहीं मेरे वालिद हाशिम साहब और मेरी अम्मी सकीना बेगम ने दिन रात मेहनत करके मुझे लंदन भेजा था। वो 4 साल जैसे सपनों की उड़ान थे। रेहान को अपनी कामयाबी पर नाज था। जब लौटा तो एहसास हुआ जैसे अब इस शहर में उससे बेहतर कोई नहीं। उसकी शक्ल, उसका अंदाज, उसका लहजा, सब कुछ बदला हुआ था। हाशिम विला में उसकी वापसी की खुशी में दावत रखी गई थी। पूरे खानदान की लड़कियां चोरी छिपे उसे देख रही थीं, आपस में इशारे कर रही थीं। हर माँ चाहती थी कि रेहान उसका दामाद बने। वो लम्हे उसके अंदर एक अजीब सा गुरूर भर गए। वो सोचने लगा, मेरी बीवी मेरी टक्कर की होनी चाहिए, खूबसूरत, नाजुक और सबके सामने फख्र की वजह। दावत खत्म हुई तो सकीना बेगम बहुत खुश थीं। वो बार बार बलाइयां ले रही थीं और फख्र से कह रही थीं, देखो, पहले इस खानदान के लोग हमें पूछते नहीं थे, अब सब मेरे बेटे के आगे पीछे घूम रहे हैं। रेहान बस मुस्कुराता रहा, लेकिन जब अम्मी ने एक रिश्तेदार की बेटी का जिक्र किया तो उसका चेहरा सख्त हो गया। वो बोला, अम्मी, मेरे लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं, शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा। अम्मी का चेहरा उतर गया, फिर लहजा बदल गया। खबरदार जो फिर ऐसी बात की। शादी में नस्ल, घराना और शराफत देखनी पड़ती है। लड़की घर बसाने वाली होनी चाहिए। तुम्हारे लिए हीरे जैसी लड़की मैं खुद ढूंढूंगी। रेहान चुप रहा, मगर उसके मन में वही ख्याल था, लड़की कोई भी हो, मगर होनी चाहिए हीरे जैसी। इतने में फोन बजा। वो बाहर निकल गया, लेकिन दिमाग अब भी अम्मी की बातों में उलझा हुआ था। शादी की ख्वाहिश तो हमेशा से उसके दिल में थी। आखिर कौन सा मर्द ऐसा है जिसे शादी की चाह नहीं होती। रेहान के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, तालीम। बस कमी थी एक ऐसी खूबसूरत बीवी की जो उसके साथ चले तो लगे कि हाँ, यही उसके लायक है। एक शाम जब वो अलमीजान डेवलपर्स के दफ्तर से घर लौटा तो माहौल कुछ अलग था। घर में रौनक थी। हाशिम विला की दीवारें भी जैसे मुस्कुरा रही थीं। ड्राइंग रूम में झांका तो एक अजनबी औरत उठी, मुस्कुराई और बोली, माशा अल्लाह, कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। फिर उसने उसके माथे पर प्यार से बोसा दिया। रेहान उलझन में था, पहचान नहीं पाया। तभी सकीना बेगम ने कहा, ये तुम्हारी खाला रहीला है, सियालकोट से आई हैं, तुमसे मिलने का बहुत शौक था। वो औरत बहुत सादगी से पेश आई। उनके साथ उनके शौहर भी थे, सादे मगर साफ कपड़ों में। चेहरों पर थकान थी, मगर आंखों में इज्जत थी। वो हाशिम साहब से बड़े अदब से मिले
और अम्मी बार बार उनके सामने खाने पीने की चीजें रख रही थीं। रेहान को ये सब अजीब लगा। उसने कभी अम्मी को इतने एहतराम से किसी रिश्तेदार की खिदमत करते नहीं देखा था। कंधे उचकाते हुए वो अपने कमरे में चला गया। उसे क्या मालूम था कि यही मुलाकात एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी का आगाज बनेगी। हाशिम विला उस रात जैसे रोशन था। देर तक घर में महफिल जमी रही। सकीना बेगम और खाला रहीला पुरानी यादों में खोई हुई बातें कर रही थीं। मैं कमरे में लेट गया, मगर नींद कहीं खो गई थी। खिड़की के बाहर चांद जैसे मेरी आंखों में झांक रहा था। दिल में एक बेचैनी थी जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। सुबह हुई तो मैं दफ्तर चला गया। दिन भर काम में उलझा रहा, लेकिन शाम को जब लौटा तो अम्मी के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी खाला रहीला यहां एक खास वजह से आई हैं। मैंने हैरान होकर पूछा, वजह? वो बोली, वो चाहती हैं कि तुम उनके दामाद बनो। मैं चौंक गया। होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। लोग अब मुझे अपना दामाद बनाने के लिए खुद आ रहे थे। अम्मी बेहद खुश थीं। बार बार कह रही थीं कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है, मगर मेरे दिल में एक सवाल था। मैं लड़की को देखे बिना शादी नहीं कर सकता था। जब मैंने अम्मी से ये कहा तो वो हंस पड़ी। अरे तुम फिक्र मत करो बेटा, मैंने लड़की को देखा है, बहुत अच्छी है, खूबसूरत है और तुम्हारी हर उम्मीद पर खरी उतरेगी। बस वो लोग गरीब हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, इसलिए हमें वहां जाकर देखने का वक्त नहीं मिलेगा। उन्होंने आहिस्ता से जोड़ा, मैं चाहती हूं कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं बची कि तुम्हारे नाज नखरे उठाऊं। जब तुम्हारी बीवी आएगी ना, तो वही तुम्हारे नखरे उठाएगी। मैंने अम्मी की बात सुनकर धीरे से सिर हिलाया। अम्मी को कभी किसी चीज की जल्दी नहीं होती थी। अगर वो आज किसी लड़की की इतनी तारीफ कर रही थीं, तो जरूर उसमें कुछ खास होगा। मैंने चुपचाप हामी भर ली, बस इतना कहा, ठीक है अम्मी, जैसा आप चाहें। बस उसी पल हाशिम विला में हलचल शुरू हो गई। शादी की तैयारियां, कपड़ों का सिलसिला, रिश्तेदारों के फोन और घर में गूंजती हंसी। हर कोने में एक रौनक थी। मैंने कोशिश की कि किसी तरह उस लड़की से बात हो जाए, लेकिन पता चला कि वो लोग इतने सादगी पसंद हैं कि लड़की के पास मोबाइल तक नहीं। मैंने खुद को तसल्ली दी, अब शादी में वक्त ही कितना रह गया है। दिन गुजरते गए और मैं बेसब्री से उस पल का इंतजार करने लगा। दफ्तर में भी सबको खबर हो चुकी थी। लोग मुबारकबाद दे रहे थे और मैं गर्व से मुस्कुरा रहा था। मेरे दफ्तर के सब लोग ऊंचे तबके के थे, इसलिए मैंने भी तय किया कि वलीमे की दावत शहर के सबसे बड़े हॉल में दूंगा। आखिर वो दिन आ गया, मेरी शादी का दिन। पैसे पानी की तरह बहाए गए। बारातियों के कपड़े, गाड़ियों की सजावट, दहेज के तामझाम, सब कुछ शानदार। मैं चाहता था कि मेरी बीवी जितनी खूबसूरत हो, उसकी शान के मुताबिक सब तैयारियां हों। बारात लेकर हमें सियालकोट जाना था। रिवाज के मुताबिक सारे रिश्तेदार और दोस्त मेरे साथ थे। सफर लंबा था और सब थके हुए थे, मगर मेरे दिल में तो बस एक ही ख्याल था, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। जब हम वहां पहुंचे तो खाला रहीला के छोटे से घर को देखकर दिल में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मैंने अम्मी से धीरे से कहा, अम्मी, खाला से कहिए कि कोई हॉल बुक कर लेना। दूल्हे को इस छोटे से घर में बैठना कुछ अजीब लग रहा है। अम्मी ने सिर झुकाकर धीमे से जवाब दिया, बेटा, वो बहुत गरीब लोग हैं, ये खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। थोड़ी ही देर में निकाह हो गया। मस्जिद में मुल्ला साहब ने दुआ कराई, खजूरें बांटी गईं, मिठाइयां दी गईं। बारातियों को भी तशरीफात के तौर पर कुछ दिया गया, मगर खाने का कोई इंतजाम नहीं था। मैंने बगल में बैठे अपने ससुर से धीरे से पूछा, बारातियों के लिए खाना? उन्होंने झेंपते हुए कहा, बेटा, हमने पहले ही कहा था कि हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम सबको खाना खिला सकें। तुम्हारी अम्मी से बात हो चुकी थी, उन्होंने कहा था कि खाना वो खुद खिलाएंगी। उनकी बात सुनकर मेरे दिल पर जैसे बिजली गिर गई। ये मेरी बेइज्जती थी। मेरे साथ आए रिश्तेदार और दोस्त क्या सोचेंगे कि रेहान हाशिम, जिसने जिंदगी में कभी कमी नहीं देखी, आज उन लोगों में शादी कर रहा है जो दूल्हे को भी खाना नहीं खिला सकते। मैंने गुस्से में दांत भींच लिए। ससुराल वालों के लिए मेरे दिल में नफरत की पहली दरार वहीं पड़ी। मैं चुपचाप उठा, बाहर जाकर खुद खाने का इंतजाम करवाया। कुछ देर में खाना आ गया
और बाराती खाने लगे, मगर मेरे सीने में अब भी आग सुलग रही थी। मैं अम्मी से कुछ पूछना चाहता था, मगर वक्त ठीक नहीं था। थोड़ी देर बाद दुल्हन को मेरे बराबर बिठा दिया गया। उसके चेहरे पर घूंघट था, बदन नाजुक था। देखकर लगा कि वाकई वो बहुत खूबसूरत होगी। अब मुझे बस रुखसती की जल्दी थी। रात के 2 बज चुके थे जब हम हाशिम विला पहुंचे। अम्मी रस्मों में लगी थीं और मैं थकान से बेहाल। मैंने कहा, अम्मी अब बस, मैं बहुत थक गया हूं। वो मुस्कुराईं और बोली, ठीक है बेटा। फिर दुल्हन को मेरे कमरे में बिठा दिया। कमरा असली फूलों से सजा हुआ था, महक हर तरफ फैली थी। दुल्हन लाल लहंगे में बैठी थी, सर झुकाए, जैसे किसी फैसले की इंतजार में हो। मैं कुछ पल उसे देखता रहा। जिंदगी की सबसे बड़ी कमी आज पूरी हो गई थी। मैं मुस्कुराया, आगे बढ़ा और उसका घूंघट उठाया, मगर जैसे ही चेहरा नजर आया मेरे होश उड़ गए। सामने जो बैठी थी वो कोई अजनबी नहीं, वो मेरी खाला रहीला की बेटी थी, अनीसा। दुल्हन के रूप में सजी संवरी बैठी थी। लाल लहंगे की चमक, माथे का टीका और आंखों में एक अजनबी सी मासूमियत। वो मुस्कुरा रही थी, मगर उस मुस्कान में कोई खींच नहीं थी। उसके सांवले गहरे रंग पर मेकअप की हल्की परत जैसे और भी अजीब लग रही थी। मैं हैरत से उसे देखता रह गया। दिल के अंदर एक अजीब सी झिझक और घृणा उठी। वो नजरें झुकाए चुप बैठी थी, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं कुछ अच्छा कहूंगा या उसे मुंह दिखाई में कोई तोहफा दूंगा, मगर मैं तो जैसे पत्थर बन चुका था। एक नजर डालने के बाद दिल नहीं किया कि दोबारा देखूं। मेरे गुस्से से दिमाग की नसें तनने लगीं। आखिर मैंने सिर थाम कर कहा, ये सब क्या है? अम्मी ने कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मगर तुम तो इतनी बदसूरत हो कि दोबारा देखने का मन नहीं करता। तुम मेरे मापदंड के लायक नहीं हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो बिना देखे शादी कर ली। मेरी बात सुनते ही वो, जो अब तक हल्की सी मुस्कुराहट लिए बैठी थी, एकदम चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। चेहरे पर एक पल को हैरत, फिर दर्द और फिर खामोशी छा गई। मगर मैं भी क्या करता? मुझे हमेशा से स्याह रंगत से चिढ़ थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बीवी इतनी काली होगी। उसकी गहरी त्वचा पर लगा मेकअप उसे और भी अजनबी बना रहा था। मैं बिस्तर से उठा, कमरे में चक्कर लगाने लगा, फिर गुस्से में बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर नहीं रख सकता। कल वलीमे की दावत में क्या करूंगा? सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी बात सुनकर अनीसा ने अचानक उठकर मेरे पांव पकड़ लिए। उसके आंसू मेरे पैरों पर गिर रहे थे। खुदा के लिए मुझे मत छोड़ना, मुझे तलाक मत देना। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं कोने में पड़ी रहूंगी, घर का सारा काम करूंगी, मगर मुझे मत निकालो इस घर से। वो जमीन पर झुककर सिसक रही थी। उसके काले हाथ मेरे सफेद पैरों से लगे तो दिल में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैं घबरा गया, पीछे हट गया। मेरा मन कर रहा था कि कमरे की हर चीज तोड़ दूं। दीवार पर लगी तस्वीरें, फूलों की सजावट, सब जैसे मुझसे मजाक उड़ा रहे थे। काफी देर तक कमरे में टहलता रहा, मगर कोई रास्ता नहीं सूझा। आखिर मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। हाशिम विला के ड्राइंग रूम में अम्मी सोफे पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थीं। मुझे देखा तो बस हल्के से मुस्कुराईं, कुछ नहीं पूछा। शायद उन्हें पहले से पता था कि सच्चाई सामने आते ही मेरा यही हाल होगा। मैंने कार निकाली और सड़कों पर निकल पड़ा। लाहौर की रात ठंडी थी, मगर मेरा सीना जल रहा था। हर गली, हर मोड़ पर जैसे मेरे अहंकार की आवाज गूंज रही थी, मैं अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। उस रात मैंने खुद से वादा किया, अब अनीसा सिर्फ नाम की बीवी होगी। अगले दिन वलीमे की दावत थी। मैंने उसे साफ कह दिया, चेहरा मत दिखाना किसी को। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। मेहमान पूछते, दुल्हन कब घूंघट उठाएगी? वो बस हल्की सी मुस्कान के साथ बात टाल देती। मेरा मन उससे पूरी तरह उचट चुका था। रिश्तेदारों की दावतें चलती रहीं और मैं हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। शादी के दूसरे ही दिन मैं दफ्तर चला गया। मेरा दोस्त नबील चौंक गया, यार, कौन आदमी शादी के अगले दिन ऑफिस जाता है? हनीमून पर क्यों नहीं गए?
मैंने हंसकर बात टाल दी, मगर अंदर से सब बुझा हुआ था। नबील ने जिद की, आज शाम को मेरे घर आओ, अपनी बीवी को साथ लाना। मैंने मना किया, मगर उसने कहा, नहीं, ये तो हक है। आखिर मैं गया। उसके घर वालों ने तरह तरह के पकवान बनाए थे। सब लोग बेहद खुशमिजाज थे, मुझे अपना ही समझ रहे थे। मगर मेरा दिल कहीं और था जब मैंने देखा कि नबील की छोटी बहन महविश खाने की मेज पर डिशें सजा रही थी। वो दूध जैसी गोरी, घुंघराले बालों वाली, नर्म और लाजवाब थी। उसके हर अंदाज में एक अदबी नरमी थी। हर बार जब महविश प्लेट आगे बढ़ाती, उसके हाथों की हल्की सी कंपन मेरे दिल में कोई अनजाना एहसास जगा देती। उसकी बातों की नरमी, मुस्कान की चुप चमक और आंखों की गहराई जैसे किसी जादू की तरह दिल पर उतर रही थी। हाशिम विला लौटते वक्त जब मैं गाड़ी चला रहा था, रात की हवा भी मुझे वहीं चेहरा दिखा रही थी। मुझे एहसास था मैं अब एक रास्ते पर बढ़ चुका हूं जहां लौटना मुश्किल है। उस रात मैं देर तक जागता रहा। महविश की आवाज, उसकी नजरें, उसकी मुस्कान मेरे जहन में बार बार घूमती रहीं। दिल कह रहा था, ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि तकदीर का इशारा है। अगले ही दिन मैंने अपने दोस्त नबील से कहा, मुझे तुम्हारी बहन महविश का रिश्ता चाहिए। वो हैरान रह गया, बोला, रेहान, अभी तो तुम्हारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं। मैंने शांत लेकिन ठंडे लहजे में कहा, वो शादी मेरे माँ बाप की पसंद थी, लेकिन अब मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूं, एक खूबसूरत लड़की से। और अब तो मुझे तुम्हारी बहन से मोहब्बत हो गई है। यकीन करो, मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। नबील कुछ पल चुप रहा। उसने मेरी शानो शौकत, दौलत और रुतबे की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अगर वो भी राजी हो जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। मेरा चेहरा खिल उठा। जब मैंने अम्मी को बताया तो न नाराजगी थी न हैरानी, बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बेटा, दूसरी शादी तुम्हारा हक है। अगर अनीसा इजाजत दे दे तो मुझे कोई एतराज नहीं। मगर हाशिम साहब बुरी तरह भड़क उठे। उन्होंने सख्ती से कहा, रेहान, ये गलत है। एक औरत के जज्बात से खेलना पाप है। लेकिन मैं अब किसी की बात सुनने की हालत में नहीं था। मेरे अंदर का अहंकार बोल रहा था और मैंने किसी की परवाह नहीं की। एक हफ्ते बाद मैं महविश को ब्याह कर हाशिम विला ले आया। रात जब अनीसा ने उसे देखा तो एक पल को ठिठक गई। आंखों में कुछ बुझ गया मगर लब बंद रहे। वो चुपचाप पीछे हट गई। मैंने अपनी अलमारी से उसके कपड़े निकाले और सोफे पर फेंक दिए। सख्त आवाज में कहा, अब इस कमरे में महविश रहेगी। तुम या तो अम्मी के कमरे में सो जाओ या स्टोर रूम में। अनीसा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। फिर वो चुपचाप चली गई और उसी रात से स्टोर रूम उसका ठिकाना बन गया। सुबह होने से पहले ही वो उठ जाती। पूरे घर की सफाई, नाश्ता बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, चूल्हा संभालना, दिन भर काम और बदले में सकीना बेगम की सख्त डांट। अगर जरा सी देर हो जाती तो अम्मी की आवाज गूंज उठती, अनीसा, तुझे शर्म नहीं आती? कुछ काम तो ठीक से कर ले। उसकी आंसू भरी खामोशी हर दिन मेरे दिल में एक नया जख्म छोड़ती रही। कभी कभी उसे देखता तो अजीब सा एहसास होता, मगर फिर खुद को समझा लेता, अब वो मेरे लिए कुछ नहीं। मैं अब सिर्फ महविश में खोया था। वो मॉडर्न, फैशनेबल और बेहद दिलकश थी। जब भी उसे देखता दिल खिल उठता। उसकी मौजूदगी ने मेरी दुनिया से अनीसा का नाम ही मिटा दिया था। घर के कामों की अब कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि सब कुछ अनीसा निपटा देती थी। हमने मरी और एबटाबाद की ठंडी हवाओं में हनीमून मनाया। 2-3 महीने बाद जब लौटे तो पता चला महविश मां बनने वाली है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने उसका बहुत ख्याल रखा, हर ख्वाहिश पूरी की, हर नखरा उठाया और 9 महीने जैसे 9 साल बन गए इंतजार के। फिर वो रात आई जब दर्द उठा। मैंने कांपते हाथों से एम्बुलेंस बुलाई और उसे अल शिफा मेडिकल सेंटर ले गया। कमरे के बाहर बेचैनी से टहलता रहा। कुछ घंटे बाद नर्स मुस्कुराती हुई बाहर आई। मुबारक हो, बेटा हुआ है। आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। 3 दिन बाद मैं महविश और अपने नन्हे रेयान को घर लाया। घर जैसे जन्नत बन गया था, मगर दिल के किसी कोने में एक चुभन बाकी थी। अनीसा की हालत की सोच
वो कितनी मारें खाती होगी, कितने ताने सुनती होगी, फिर भी उसके होंठों से एक शिकवा नहीं निकला। वो चुप थी, मगर उसकी वही चुप्पी मेरे दिल पर भारी पड़ने लगी। फिर एक रात, वो रात आई जिसने मुझे तोड़ दिया। रेहान रो रहा था। मैं उठा और महविश को आवाज दी, मगर वो करवट बदल कर सो गई। मैंने बच्चे को सीने से लगाया, उसे सुलाया और बेचैनी में उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां अनीसा रहती थी। दरवाजा खोला और जो देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। मेरी अम्मी सकीना बेगम गुस्से में कांप रही थीं। अनीसा के हाथ पांव बंधे हुए थे और अम्मी उसके बाल पकड़कर चिल्ला रही थीं। जानती है तू क्यों? सकीना बेगम की आवाज गुस्से से कांप रही थी। क्यों मैंने तेरे माँ बाप को कभी नहीं भुलाया? जब तेरी माँ ने मुझे जिल्लत में डुबोया था, जब मेरे पास कुछ नहीं था और उसके पास दौलत थी, तब उसने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था, मेरी इज्जत रौंद दी थी। वो दिन आज तक मेरी रूह में जिंदा है। वो अनीसा के बाल मुट्ठी में पकड़कर चीख रही थी। जब तेरे अब्बा अच्छी नौकरी पर थे और तुम्हारी माँ अपने तकब्बुर में चूर थी, तब मैंने तेरे रिश्ते की बात की थी ताकि दोनों घरों के बीच मोहब्बत का रिश्ता बने। मगर तेरी माँ ने मेरी हालत देखकर कहा था, हम अपनी बेटी किसी गरीब घर नहीं देंगे। उस दिन से मैंने कसम खाई थी, एक दिन इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में मैं उसका बदला जरूर लूंगी। सकीना बेगम की आंखों में जैसे झड़ तैर रहा था। वो हंस रही थीं, फिर रोने लगतीं, फिर चीखतीं, जैसे समझ खो बैठी हो। अब अल्लाह ने मेरा बदला ले लिया है। देखो, उसका सारा धन, उसकी शान, उसकी इज्जत सब छिन गया। अब उसकी बेटी मेरी बहू बनकर मेरे सामने झुकी है। मैंने तुझे इस घर में बहू बनाकर नहीं, अपने बदले का जरिया बनाकर लाया है, ताकि वही दर्द तुझ पर टूटे जो तेरी मां ने मेरे दिल पर बरसाए थे। ये कहते ही उसने अनीसा के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। वो हंसी, फिर रोई, फिर पागलों की तरह चीखी। अनीसा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से बहते आंसू जैसे पुराने जख्मों की गवाही दे रहे थे। वो बेबस थी, जैसे अपनी मां के गुनाहों की सजा भुगत रही हो। मैं ये सब देखता रहा, फिर एक झटके से कमरे में घुसा। अम्मी, बस कीजिए। मैंने उनका हाथ पकड़ा। अगर खाला रहीला ने आपका मजाक उड़ाया था तो वो उनका गुनाह था, इस मासूम की क्या गलती है? मेरी आवाज कांप रही थी। अम्मी, अगर मुझे सच पहले पता होता तो मैं कभी ये सब नहीं होने देता। सकीना बेगम अचानक सन्न रह गईं। उनकी आंखों से आंसू फिसल पड़े। मैंने जल्दी से अनीसा के बंधे हाथ खोले। वो धीरे धीरे उठी, कांपते कदमों से मेरे पास से गुजरी। बस एक नजर उठाकर देखा और वो नजर जैसे मेरी रूह तक उतर गई। उस एक नजर में सब कुछ था, दर्द, इल्जाम और माफी का साया भी। मैं अंदर तक हिल गया। वो कमरे से बाहर चली गई और मैं वहीं बैठकर रो पड़ा। मेरे दिमाग में दफ्तर की बातें घूमने लगीं, लोगों की शिकायतें, उनका बदलता रवैया। मैं समझ गया था, तकब्बुर का अंजाम हमेशा यही होता है। मैं उठकर बाहर आया और अनीसा को ढूंढा। वो कमरे के कोने में बैठी थी, आंखें सुर्ख। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, अनीसा, माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। अब से इस घर में कोई तुम पर जुल्म नहीं करेगा। तुम इस घर की इज्जत हो और मैं तुम्हें तुम्हारा मुकाम दूंगा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक अलग घर किराए पर ले लूंगा जहां तुम चैन से रह सको। वो कांपती आवाज में बोली, रेहान, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। आज लगा जैसे मेरा रब मेरी दुआ सुन रहा है। अगले ही दिन मैंने अपने दोस्त से एक मकान किराए पर लिया। कुछ दिनों बाद अनीसा वहां चली गई। एक छोटा सा घर जिसे मैंने नाम दिया सुकून हाउस। वो वहां सारा दिन घर का काम करती, नमाज पढ़ती, शाम को कुरान की तिलावत करती। उसके चेहरे पर अब वो रोशनी लौट आई थी जो बरसों पहले आंसुओं में खो गई थी। मैं अक्सर शाम को उसके पास जाता, कभी फल, कभी मिठाई लेकर। धीरे धीरे हमारे बीच वो भरोसा, वो अपनापन लौट आया जो एक वक्त टूट चुका था। अब जब मैं उसे देखता तो सोचता, वो उतनी बदसूरत नहीं थी जितना मैंने सोचा था, बल्कि अब मुझे यकीन हो गया, असली खूबसूरती चेहरे
या जिस्म में नहीं होती, बल्कि इंसान के अखलाक और सब्र में होती है। मैंने अपने रिश्ते भी उसके साथ फिर से कायम कर लिए। वो अब मुस्कुराने लगी थी, उसके लहजे में शुक्रगुजारी थी और आंखों में सुकून। मैं एक दिन अनीसा के साथ गुजारता और एक दिन महविश के साथ। सकीना बेगम को ये सब देखकर बेचैनी होती थी, मगर अब मैंने ठान लिया था किसी पर जुल्म नहीं होने दूंगा। और आज मैं ये कहता हूं, खुदा के लिए अपने गुनाहों और जुल्मों का बदला किसी और से मत लीजिए, खास तौर पर बेटियों से नहीं। किसी बाप या दादा की गलती का बोझ उनकी बेटियों के कंधों पर मत डालिए। बेटियां नाजुक होती हैं, वो दिल का टुकड़ा होती है। जब कोई अपनी बेटी आपको देता है, वो अपना दिल आपको सौंपता है। उसकी इज्जत कीजिए, उसका ख्याल रखिए, उसे मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार दीजिए। और कभी भी किसी इंसान, मर्द या औरत के चेहरे, रंग या शक्ल सूरत का मजाक मत उड़ाइए। ये सब अल्लाह की मखलूक है, वो जिसे जैसे चाहे बनाता है। हमारा फर्ज है कि हम हर किसी से रहम, अदल और इज्जत के साथ पेश आए। ऐ खुदा, हमें इतना इल्म दे कि हम दूसरों की गलतियों से नफरत नहीं, सबक लें। हमें वो दिल दे जो माफ कर सके, वो आंखें दे जो हर शख्स में तेरी बनाई हुई खूबसूरती देख सके। हमें इतना सुकून दे कि हम कभी किसी पर जुल्म न करें, न रंग देखकर किसी को छोटा समझें, न चेहरा देखकर किसी की कीमत तय करें। ऐ रहमदिल मालिक, हमारे दिलों से घमंड और तकब्बुर निकाल दे। हमें दूसरों की इज्जत करने की तौफीक दे और हमें उन लोगों में शामिल कर जो किसी के आंसू का सबब नहीं बनते, बल्कि किसी के जख्म पर मरहम रखते हैं। आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिए। आपका एक आमीन किसी और के दिल को सुकून दे सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिल को छू लेने वाली हकीकती कहानियां आप तक आती रहें, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।